ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड, है ना? सारे प्रैक्टिस किए सबने? सबने प्रैक्टिस किए लास्ट लास्ट क्लास के क्वेश्चंस जो कल किए थे हमने? वैसे Yes. अगर टाइम नहीं मिला हो, कल रात को हुई थी क्लास, तो आज सारे क्वेश्चंस, आज छुट्टी है सबकी, आज सारे क्वेश्चन सोल्व करना दोबारा, वरना नहीं होंगे तुमसे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन हमने पहली बार किए ना, तो तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है? और बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, तो सब सारे क्वेश्चन सोल्व करो सबसे पहले क्लास में जो किए, उसके अलावा फिर शीट से सोल्व करो, ठीक है? फॉर द प्रैक्टिस, जो क्लास में क्वेश्चन किए उनको टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, आज के आज ही सोल्व करने ना, वरना बाद में फिर सोल्व भी नहीं होंगे, टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है? चलो थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है ऐसे क्वेश्चंस में। ये एक ब्लॉक है, इसको यहाँ से रिलीज किया है, रिलीज्ड। ऐसा क्वेश्चन कल भी किया था हमने। ये हाइट है 10 मीटर, ठीक है? ये हाइट है 10 मीटर, इसका मास है मान लो 4 kg, और इस वाले ब्लॉक का मास है 1 kg, 1 kg, है ना? तो हमसे पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। कल भी किया था ना ऐसा क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. व्हेन बोथ लीव ईच अदर। सोल्व करो तो फिर सबको आना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे, तब दोनों की कितनी स्पीड होगी? ये जो नीचे ग्राउंड वाली सरफेस है एकदम स्मूथ है, तो मैंने आपको बताया था ब्लॉक इधर जाएगा, छोटा वाला तो बड़ा वाला पीछे जाएगा, है ना? क्योंकि उनका सेंटर मास रेस्ट पर ही है, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व है। सर, कंजर्वेशन ऑफ इससे कर सकते हैं ना? एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, उससे दोनों की स्पीड में रिलेशन मिल जाएगा, है ना? एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा और फिर सकते हैं ना? एनर्जी, दो इक्वेशन चाहिए ना इसमें, दो वेरिएबल है, दो, हमें दो चीजें निकालनी, दो वेरिएबल से, तो इक्वेशन भी दो चाहिए, एक मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के हो जाएगा और एक एनर्जी कंजर्वेशन। सर ब्लॉक का वेलोसिटी 40 है और बाद में वो दूसरे ब्लॉक का वेलोसिटी है बड़े वाले, उसका 10 है। हाँ, 1:4 का रेशियो तो आएगा, देखते हैं यही क्या।
चलो देखो देखो फाइनली ये वाला ब्लॉक इधर जाएगा, मान लो V1 से जाएगा, और जब ये नीचे आ जाएगा तो ये इधर जाएगा, मान लो V2 से जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, yes sir. ये 4 kg, ये 1 kg है। अब देखो अगर मैं इसकी स्पीड को इक्वल टू v बोलता हूँ तो इसको 4v बोलूंगा ना? बताओ बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? 4 टाइम्स। तभी तो दोनों Yes. का मोमेंटम कैंसिल होगा, Yes sir. क्योंकि नेट फोर्स एक्स एक्सिस में 0 है। मैंने बोला था ना ऐसे डायरेक्ट करना आना चाहिए सबको। तो मोमेंटम इन एक्स एक्सिस वो कांस्टेंट है कि नहीं है? नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? 0। एक्स एक्सिस पे पूरे सिस्टम में कोई फोर्स लग रहा है क्या? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। समझ में आया? No. तो इसलिए मोमेंटम एक्स एक्सिस में 0 है टोटल। तो मतलब इसका 1 kg का मोमेंटम राइट में और 4 kg का मोमेंटम लेफ्ट में, दोनों को ऐड करोगे तो 0 आना चाहिए। तो 0 कब आएगा? जब दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो अब ये 1 kg की है, इसकी स्पीड 4 टाइम्स होगी ना 4 kg के कंपेयर में, तभी तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 4 × 1 × 4v × 1, और इसका हो जाएगा v × 4, इक्वल इक्वल कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes sir. सबको समझ में आ गया मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा स्पीड दोनों? क्योंकि नेट Yes, sir. मोमेंटम हाँ 0 सर. होगा तो नेट मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो स्पीड ऐसे रख लो खुद के हिसाब से कि दोनों को ऐड करो तो 0 आए। 0 आ रहा है क्या देखो? समझ में आ गया? अब क्या लगाएंगे? एक एक तो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन करके ये निकाल लिया स्पीड दोनों की, है ना? अब क्या करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। Energy conservation. एनर्जी कंजर्वेशन में क्या लिखेंगे? U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। तो इनिशियल कौन सी एनर्जी थी इसके पास? पोटेंशियल एनर्जी mgh। किसकी? 1 kg वाले ब्लॉक की। वो बाद में किस में कन्वर्ट होगी? फाइनली पोटेंशियल। इसको रेफरेंस लेवल मान लो, ये रेफरेंस लेवल मान लो। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, दोनों की किस में कन्वर्ट होगी? वो काइनेटिक एनर्जी में, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट हो गई। समझ में आया क्या? Yes, sir. वैल्यू पुट कर दो। पोटेंशियल एनर्जी किसके पास थी इनिशियली? 1 kg के पास, तो 1 इंटू जी 10 इंटू एच, एच भी 10 था, है ना? देन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई दोनों की, फिर हाफ m1 ये 4 kg का इंटू इसकी स्पीड है v, तो v स्क्वायर प्लस हाफ m2 ये 1, और इसकी स्पीड है 4v, 4v का स्क्वायर हो जाएगा 16v स्क्वायर। समझ में आया? तो 100 इक्वल टू ये 2 से 2 टाइम्स, तो 2v स्क्वायर प्लस ये 8 टाइम्स, तो 8v स्क्वायर, तो 10v स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो v इज इक्वल टू आया √10 मीटर पर सेकंड। ये आंसर है इसका। इसकी स्पीड तो √10 है, इसकी कितनी होगी? 4 √10। 4 × 10. समझ में आया? 10 और 40 नहीं है, तुमने अंडर रूट नहीं किया होगा। हाँ सर, गलती हो गई कैलकुलेशन में। हाँ, अंडर रूट नहीं किया होगा, वो अंडर रूट 10 और अंडर रूट 4 √10 होगा। क्वेश्चन हटा दूं? क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। Yes sir.
लिख लिया, क्या हटा दूं पूरा क्वेश्चन? यस सर। यस रुको सर, एक मिनट। लिख। लिख लिया? डन सर। अब देखो, ये जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसका उल्टा है। पहले क्वेश्चन में ऊपर से नीचे छोड़ रहे थे, अब इसमें नीचे कुछ स्पीड से छोड़ा है तो ऊपर चढ़ेगा। चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? हाँ सर। Yes, sir. फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय 1 kg ब्लॉक ऑन 4 kg ब्लॉक। फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय 1 kg ब्लॉक ऑन 4 kg ब्लॉक। तो इसमें डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं क्या कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा mgh, ऐसे कर सकते हैं क्या? यस सर। ऐसे नहीं कर सकते, इसको हमने ऊपर थोड़ा ना थ्रो किया है, ऐसे हवा में ऊपर थोड़ी ना थ्रो किया है, ऊपर करते ऐसे करते थ्रो तब करते हैं ऐसा। तो समझ में आया क्या? मैंने इसको सर, v से इधर क्यों थ्रो नहीं किया कर है मास को, तो ये h हाइट तक जाएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में करते हैं, क्योंकि इसकी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इस केस में इसकी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी क्या? क्या ये ब्लॉक रेस्ट पर ही रहेगा क्या? नो सर। No, sir. ये हमने क्या कंसेप्ट लगाया कि इस वाले केस में कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, बट इस केस में देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या इसकी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी क्या है? मान लो इसके पास No, sir. 100 जो कितनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू 1 इंटू 10 इंटू 10, 50 जूल की काइनेटिक एनर्जी इसके पास। क्या पूरी की पूरी इसकी खुद की 50 जूल इसके पास ही रहेगी क्या? नो नो No, सर। sir. कुछ तो ये भी लेगा ना 4 kg। समझ में आया? ये भी तो चलेगा, बताओ किधर चलेगा ये? राइट Right. क्योंकि Right. नीचे वाली सरफेस एकदम स्मूथ है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, मतलब बाहर से सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एक्स एक्सिस में लग रहा है क्या? No, नो sir. सर। सिस्टम पे बाहर से इस सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्स एक्सिस में। समझ में आया? मतलब क्या है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा एक्स एक्सिस में, रहेगा या नहीं रहेगा? Yes, sir. मुझे बताओ इस सिस्टम का तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो, और इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो जैसे से इस पे चढ़ेगा ऊपर, ये ब्लॉक इधर चले मूव करेगा या नहीं करेगा? हाँ करेगा। सर। समझ में आया क्या? तो कुछ 50 जूल में से कुछ एनर्जी तो इसके पास भी जाएगी ना। समझ में आया? यस Yes, sir. तो मतलब ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते हम। आया समझ में? यस सर। हाँ हाँ। तो क्या करना है देखो, अभी बताता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। दोनों कंजर्वेशन लगाएंगे। क्या? दोनों की टोटल एनर्जी पे कंजर्वेशन लगेगा, सिर्फ एक थोड़ा ना मूव करेगा सिस्टम में, दोनों मूव करेंगे, तो दोनों की लिखनी है आपको एनर्जी। समझ में आया क्या?
अब सबसे पहले तो मोमेंटम, यहाँ पे भी दो इक्वेशन बनेंगे, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन की, एक एनर्जी कंजर्वेशन की। समझ में आया क्या? Yes, हाँ? sir. अब Yes, देखो sir. मैक्सिमम हाइट पर, एट मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा ना? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ होगा कि नहीं होगा? वो कब तक ऊपर जाएगा? जब तक उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 ना हो जाए। ये कब तक ऊपर जाएगा? कब तक ऊपर जाएगा? ये मान लो ऊपर चढ़ रहा है, तो इसका एक तो स्पीड इसकी आगे भी और एक ऊपर भी, दोनों तरफ है ना? तो इसका Yes, जो sir. वर्टिकल कंपोनेंट है, ऊपर चढ़ते चढ़ते इसकी स्पीड वर्टिकल में भी आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है। एक सेकंड रुको। ठीक है, सो वर्टिकल कंपोनेंट इसका डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऊपर जाते वक्त? 1 kg ब्लॉक का, देखो ये बीच हो रहा है। मिडिल कंडीशन है कि अभी ये ब्लॉक भी चल रहा है इधर, 4 kg ब्लॉक तो राइट में ही चलेगा बस, बट 1 kg ब्लॉक राइट में भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो Yes, sir. वर्टिकल कंपोनेंट एट मैक्सिमम हाइट पर, वर्टिकल कंपोनेंट Vy इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? So finally both will have velocities along x axis only। होगी कि नहीं होगी फाइनली एट मैक्सिमम हाइट पर? होगी या नहीं होगी? Yes, sir. तो अगर मैं इसका फाइनल डायग्राम बनाऊं, फाइनली तो फाइनली दोनों ऐसे मूव कर रहे होंगे। समझ में आया क्या? और हमें ये मैक्सिमम हाइट यही तो बतानी है, h। समझ में आया? Yes, sir. इसका ये वाला कंपोनेंट Vy 0 हो गया है फाइनली। अब ऊपर जाना बंद कर दिया मैक्सिमम हाइट पे, और ऊपर जाएगा क्या वो? मैक्सिमम पर आ गया ना, मैं No, मैक्सिमम sir. हाइट बतानी। Sir. समझ में आया? हाँ, अब मुझे बताओ ये जो इन दोनों की वेलोसिटी, ये v1 v2, ये क्या इक्वल होगी या नहीं होगी? दोनों में से कौन सा सही है? इक्वल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी? यहाँ पे 1:4 नहीं करना है, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम 0 है क्या? Equal सर होगी। होगी। हाँ, सबसे पहले तो मुझे बताओ, तुम अगर ये सोच रहे हो कि इसकी वेलोसिटी अगर v2 अगर v है तो v1 4v होगी, यहाँ ऐसा करोगे क्या? नो सर, यहाँ पे वैसा नहीं No, करेंगे। sir. No, sir. हाँ, ऐसा सोचना भी मत। यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम 0 है क्या? नो नहीं। सर। ऐसा No, कब करते sir. हैं? इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। और यहाँ पे 0 हो सकता है क्या? दोनों का x में ही तो है मोमेंटम, 0 हो सकता है क्या कभी भी? अपोजिट जा रहे हैं क्या दोनों? दोनों No, sir. फाइनल मोमेंटम 0 हो सकता है क्या? दोनों राइट में ही तो जा रहे हैं, तो दोनों का ऐड होगा तो प्लस में ही तो आएगा। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना है? 1 10. into 10, 10 है ना? यस सर। फाइनल मोमेंटम भी 10 होना चाहिए कि 0 होना चाहिए?
पी इनिशियल 10. इक्वल टू पी फाइनल होता है ना, पहले पी इनिशियल 0 होता था तो फाइनल भी 0 था। इस क्वेश्चन में पी इनिशियल 0 है क्या? नो सर। इसलिए यहाँ पे वैसे नहीं करना है जल्दबाजी में कि सर ने ऐसे सिखाया मास के रेशियो में डिवाइड कर दो। अरे वो क्यों करते थे? क्योंकि फाइनल मोमेंटम 0 होता था तब करते थे वो, तब उनका मोमेंटम इक्वल हो जाता था। समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ यहाँ पर ये इक्वल होंगी, क्यों होंगी? दोनों वेलोसिटीज इक्वल होंगी फाइनली इस क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों एक्स में जा रही, सर क्योंकि दोनों को साथ में दोनों मूव साथ में करना, घूम और रहे हैं ना, अगर जैसे मैंने बोला कि एक ब्लॉक है और एक इसके साथ ये पीछे वाला ब्लॉक है। समझ में आया? मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है राइट में, तो इसको भी 10 से ही जाना पड़ेगा ना, कि ये अलग से जाएगा? क्या ये 12 से जा सकता है? नहीं सर। नो सर। पीछे वाला चला रहा है ना इसको, तो इसको आगे वाले को कौन चला रहा है? पीछे वाला। तो इसकी स्पीड इससे ज्यादा कैसे हो सकती है? समझ में आया? क्या ये 8 से जा सकता है? कंस्ट्रेंट है ना, हमने पढ़ा था ना, वेज कंस्ट्रेंट। नो। इक्वली होगी दोनों की वेलोसिटी। समझ में आया क्या? हाँ Yes, sir. हाँ, तो फाइनली दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी, तो इक्वल होगी तो दोनों की वेलोसिटी को मैं v मान लेता हूं। तो फाइनल मोमेंटम क्या लिखूंगा मैं, जो कि 10 है, क्या लिखूंगा? इसका मास है 1, तो 1 इंटू वी प्लस 4 इंटू वी, तो v कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? yes, कितना आया yes, फाइनली? ये कितने से जा रहे हैं दोनों? 2 मीटर पर सेकंड से। समझ में आया? अच्छा, इसमें आपसे पूछते हैं ऑल्सो फाइंड हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बताओ कितनी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है मोमेंटम ऑफ सिस्टम अपॉन मास ऑफ सिस्टम। मोमेंटम कितना है? इनिशियल भी 10 है, फाइनल भी 10 है, मोमेंटम तो कांस्टेंट है। 10 अपॉन मास कितना है? 1 प्लस 4, कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। तो इनका सेंटर ऑफ मास जहां पर भी है वो कितने से मूव कर रहा है? 2 से। 2 मीटर पर। और ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है कि नहीं? एक्स एक्सिस में। समझ में आया? yes, इसलिए कांस्टेंट है ना ये। तो ये सब पूछा जाए तो निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? आया समझ में? Yes. अब देखो स्पीड तो आ गई, अब क्या करेंगे? ये इनिशियल डायग्राम है, ये इनिशियली और ये फाइनली। अब क्या करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या लिखूंगा मैं? u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल, है ना? ये रेफरेंस लेवल मान लो। तो इनिशियल तो देखो 4 kg ब्लॉक की तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी भी हो दोनों टाइम पे सेम ही रहेगी, तो उसकी लिखने की जरूरत ही नहीं, उसको 0 मान लो। 1 kg ब्लॉक की इनिशियली कितनी थी? 0। समझ में आया? प्लस काइनेटिक एनर्जी भी 1 kg ब्लॉक के पास थी, हाफ mv², है ना? या हाफ m1v1² लिख देता हूं, या फिर इसको लिख देता हूं हाफ m1u² लिख देता हूं, अभी बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ m1u²। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी किसके पास आ जाएगी? 1 kg ब्लॉक ऊपर चला गया ना, तो m1gh, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। 4 kg की तो 0 है ही, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1², दोनों की स्पीड सेम है, प्लस हाफ m2v²। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या लिखा मैंने? हाँ सर। Yes, sir. तो हाफ m1 मास कितना है? 1 kg इंटू स्पीड कितनी थी? 10 इंटू 10, ये वही 50 जूल है। इस देखो ये सिर्फ क्या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, या फिर ये वाली एनर्जी भी है साथ में? मैंने तुमसे शुरू में क्या पूछा था? क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या बस? No, sir.
समझ में आया? क्योंकि ये वाली एनर्जी भी तो है एनर्जी कंजर्वेशन में, इसको नहीं भूल सकते हम। समझ में आया? इज इक्वल टू m1gh1 इंटू 10 इंटू h मुझे बताना है, प्लस हाफ m1 1 इंटू v कितना आया 2 का स्क्वायर मतलब 4, प्लस हाफ m2 कितना है उसका मास 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4। इसको सोल्व करो तो ये आएगा 50 इज इक्वल टू 10h प्लस 2 प्लस 4 इंटू 4 16/2 8। तो ये 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू आएगा 4 मीटर, इतना ऊपर जाएगा वो। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. लिखो। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, बट वो बहुत कंसेप्चुअल है, अगर तुम ध्यान से नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगी। ठीक है, लिखो इसको, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। लिख लिया? Yes, sir. हटा दूं? सर 1 मिनट। लिखो। डन सर। हटा दूं? अब देखो इसको करने का एक और तरीका है जिसको बोलते हैं इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ। देखो एक बार पूरा ट्राई करो समझने का, फिर लास्ट में इस शॉर्ट ट्रिक की भी एक और शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अभी देखो अभी इस क्वेश्चन में ये हमने जो किया इसमें हमें मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ता है और एनर्जी कंजर्वेशन कर, दो चीज करनी पड़ती है। दो इक्वेशन सोल्व करके आंसर आता है। अब हम ट्राई करेंगे कि एक ही बार में आंसर आ जाए। समझ में आया क्या? तो देखो ये अभी जो मैंने लिखा हुआ ये डायग्राम, ये ग्राउंड फ्रेम में ना, दिस इज इन ग्राउंड फ्रेम, है कि नहीं है? ये ग्राउंड पर खड़ा हुआ एक मैन इसको देख रहा है, उसके लिए डायग्राम है कि नहीं है? हाँ Yes, सर। sir. है ना? Yes. फिर फाइनली इनकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड होगी, 2 मीटर पर सेकंड हो गई। ये भी किसके रिस्पेक्ट में? ये भी तो ग्राउंड फ्रेम में ही है कि नहीं है? ग्राउंड पर खड़ा हुआ आदमी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ये डायग्राम बनाया हुआ है मैंने दोनों। समझ में आया क्या? Yes. अब हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाली थी, वो कितनी आई थी? 10/5, 2 2 मीटर पर सेकंड आई थी। 2 meter per second. ये आई थी ना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना? मतलब इनका सेंटर मास जहां कहीं भी है, मान लो इनका सेंटर मास यहाँ है, यहाँ पर है सेंटर मास, तो ये सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूसली 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ये सेंटर मास कितने से चल रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है इनके साथ साथ। समझ में आया क्या? Yes. सेंटर मास हाँ की Yes, sir. वेलोसिटी है कांस्टेंट। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम।
सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मैं डायग्राम बनाऊंगा, तो इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा। तो इमेजिनेशन इजी करने के लिए मैं कैसे करता हूँ देखो, ताकि तुम इमेजिन कर पाओ। मैं डायग्राम बनाता हूँ, 2 मिनट रुको। सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये इमेजिन करो कि सेंटर ऑफ मास पर बैठकर अगर हम देखेंगे तो दोनों की स्पीड क्या होगी। सबसे पहले तो ये इमेजिन करना है। मैं समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? अभी समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे बाद में तो वो जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे इस टेक्निक से। ठीक है, सो थोड़ा सा समझने में ध्यान दो। आज ये एक क्वेश्चन में पूरा लेक्चर निकल जाएगा, बट एक बार समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मान लेते सेंटर ऑफ मास एक फ्रेम है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये सेंटर ऑफ मास। तुम समझ जाओ तुम इसमें बैठे हो, तुम समझ जाओ तुम इसमें बैठे हो। सेंटर मास एक कार है, इसका सेंटर मास वो 2 मीटर पर सेकंड। अब तुम इसमें फील करके देखो, तो इनिशियली एक ब्लॉक यहां था, बताओ सेंटर मास के रिस्पेक्ट में कितने से चल रहा है? 10 से या 8 से? 8 से, है ना? बट ये तो मैंने अभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो लिखा हुआ है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो सेंटर मास 2 से चल रहा है और ये 10 से चल रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, समझ में आया सबको? तो इसको मैं ग्राउंड फ्रेम में इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, ये इधर शिफ्ट कर देंगे। समझ में आया क्या? ये मेन तो सेंटर मास 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है इसका, ये हटा देता हूँ। सेंटर मास यही तो लिखा था मैंने पहले भी, सेंटर मास कितने से चल रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है कि चल रहा है? समझ में आया क्या यहाँ तक? हाँ सर। ये सेंटर मास 2 से चल रहा है। सेंटर मास समझ लो एक वो कार है, वो 2 से चल रहा है। सिस्टम का सेंटर मास है 2 से चल रहा है, और ग्राउंड 10 से चल रहा है, और ये रेस्ट पर है अभी। अब इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मुझे बताओ, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर मास रेस्ट पर आ जाएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? अरे जिस फ्रेम में हम बैठ के देख रहे हैं वो तो रेस्ट पर ही हो जाएगी ना? हाँ, जिस फ्रेम में हम बैठ के देख रहे हैं वो तो रेस्ट पर ही हो जाएगी। तो उसके रिस्पेक्ट में ये कितने से चल रहा है? 8 मीटर पर सेकंड से। और क्या ये 2 से इधर चल रहा है? क्या ये 4 kg वाला 2 से सेंटर मास इनिशियली इधर जा रहा था 2 से, और 4 kg रेस्ट पर था। तो सेंटर मास पे बैठ के देखोगे तो क्या लगेगा? 4 kg मेरे पास में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा लगेगा ही नहीं लगेगा इनिशियली? यस सर। समझ में आया? समझ में आया? ये 4 kg ब्लॉक तो 8 से वो चल रहा है, 2 से इधर आ रहा है। फाइनली देखो इधर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो सेंटर ऑफ मास 2 मीटर पर सेकंड से चल ही रहा है ना? बट फाइनली ये डायग्राम में फिर से इधर बनाऊं, फाइनली अगर मैं इसको इधर बनाऊं तो पूजा सॉन्ग बंद कर दो। ठीक है, सो अगर मैं फाइनली इसको सेंटर मास के फ्रेम में देख रहा हूं, तो फाइनली इस डायग्राम को ग्राउंड फ्रेम वालों को इधर बनाते देखो, तो ये सेंटर मास तो रेस्ट पर ही है। इमेजिन करो सब, ठीक है? फाइनली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों की स्पीड कितनी हो गई थी?
फाइनली, ये फाइनल डायग्राम बना रहा हूँ, ग्राउंड को देख के इधर बना रहा हूँ। कितनी हो गई थी? 2 मीटर पर सेकेंड। तो सेंटर मास के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। रेस्ट समझ में आया? रेस्ट पर हो जाएगा ना इसके रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों ब्लॉक, ये भी रेस्ट पर और ये भी रेस्ट पर हो जाएगा। फाइनली, दिस इज फाइनली। समझ में आया? Yes. अब देखो, इसका मतलब इनिशियली सेंटर मास के रिस्पेक्ट में इनके पास क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी, दोनों के पास थी कि नहीं थी? इसके पास भी थी, इसके पास भी थी, दोनों चल रहे थे ना सेंटर मास के रिस्पेक्ट में। Yes, sir. अब धीरे धीरे सेंटर मास के रिस्पेक्ट में इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, फाइनली 0 हो गई। देखो सेंटर मास के रिस्पेक्ट में, देखो बस ग्राउंड वाला छोड़ दो, सेंटर मास की फ्रेम में या सेंटर मास के रिस्पेक्ट में इनके पास इनिशियल कुछ काइनेटिक एनर्जी थी दोनों के पास, वो धीरे धीरे कम हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। हाँ सर। फाइनली काइनेटिक एनर्जी, फाइनली यहाँ पे अगर मैं लिखूं, फाइनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक्स या सिस्टम, सिस्टम में लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0 हो गई। बट इनिशियली 0 थी क्या? इमेजिन करो, इनिशियली सेंटर ऑफ मास 2 से इधर चल रहा है, तो सेंटर मास के रिस्पेक्ट में ये इधर से 8 से इधर आ रहा है, ये 2 से इधर आ रहा है, मतलब दोनों के पास कोई काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है? यस सर। Yes. फाइनली वो 0 हो गई, कम हो गई, डिक्रीज होके 0 हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। तो किस में जा रही है बताओ? टेंशन। दोनों की काइनेटिक कम एनर्जी कम हो रही है और उस वो एक की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रही है। समझ में आया क्या? किसकी? यस सर। इसकी। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई ना, एच हाइट, पहले ग्राउंड पर था ये, अब एच हाइट ऊपर हो गया। तो कब तक इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? जब तक काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हो जाती विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। समझ में आया क्या? कब तक ब्लॉक ऊपर जाएगा? जब तक काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में दोनों की काइनेटिक एनर्जी 0 ना हो जाती। पहले जो भी जितनी भी टोटल काइनेटिक एनर्जी थी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। बस ये कंसेप्ट लगाना है। मतलब यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे मैंने तुमसे बोला था ना, क्या मैं हाफ mv² इज इक्वल टू mgh लिख सकता हूं क्या? वो ग्राउंड फ्रेम में नहीं लिख सकता हूं, लेकिन सेंटर मास की फ्रेम में लिख सकता हूं। आया क्या समझ में? यस सर। क्योंकि ऐसा लिखना तुम्हें पहले से आता है और ऐसे लिखने में तुम्हें अच्छा लगता है, ये इजी लगता है तुम्हें इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना। बट अभी जो मैंने ग्राउंड फ्रेम में किया वो तुम्हें इतनी प्रैक्टिस नहीं उसकी, और उससे टाइम भी बहुत लगता है। अगर मैं तुम्हें ऐसे लिख के क्वेश्चन सोल्व करना सिखा दूं तो तुम बोलोगे सर कितना बढ़िया है एकदम। समझ में आया क्या? यस सर। तो ऐसे ही लिखना सीखना है हमें। तो अब देखो, मैंने जो तुम्हें बताया उसको मैं वर्ड्स में लिख देता हूं एक बार, ठीक है? कि in center of mass frame kinetic energy of system with respect to center of mass is decreasing and converting into potential energy। समझ में आया? So finally kinetic energy of system with respect to center of mass is equal to क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि फाइनली काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई ना, लिखा ना हमने नीचे, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास 0 हुई या नहीं हुई?
यस सर। अरे सेंटर मास भी 2 से चल रहा है, दोनों ब्लॉक भी 2 से चल रहे हैं, तो सेंटर मास के रिस्पेक्ट में तो 0 से चल रहे हैं ना। तो अगली बार हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे डायग्राम थोड़ा ना बनाएंगे, हम डायरेक्ट ये कंसेप्ट लगाएंगे, फिर डायरेक्ट ये कंसेप्ट लगाएंगे हम। जब अगला क्वेश्चन करेंगे तब देखना, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे, सेंटर मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी निकालना सीखेंगे, फिर उसको इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे। समझ में आया क्या? ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। Yes, sir. क्या करना सीखना है तुम्हें? वी नीड टू लर्न, लिख लो सब ताकि तुम्हें पता रहे प्रोसेस। कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। समझ में आया क्या? एंड देन इक्वेट इट टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है इसके क्या करना है, फाइनली इक्वल करना है। ये कंसेप्ट माइंड में बिठाना है। क्या माइंड में बिठाना है? कि सिस्टम की जो भी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली हम इनिशियल कोई ना कोई ब्लॉक चल रहा होगा, है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों ब्लॉक की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास हमें निकालनी सीखनी है, वो मैं सिखाऊंगा तुम्हें। समझ में आया क्या? फिर उसको बाद में फाइनली किसके इक्वल करना है? Potential energy of block. ये शॉर्ट ट्रिक है। जैसे हम पहले यही तो करते थे, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। यही यहाँ पे करना है। यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर पूरे सिस्टम की निकालनी है। किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर Center ऑफ। of mass. समझ में आया? हाँ। Yes, sir. अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा लग रहा है शॉर्ट ट्रिक भी तो इतनी बड़ी है, बट फाइनली तुम्हें डायरेक्ट अगर तुम क्वेश्चन यहीं से शुरू करोगे तो एक ही बार में 1 मिनट से भी कम में आंसर आएगा। समझ में आया? मैं क्वेश्चन यहीं से शुरू करता हूं। अभी तो देखो तुम्हें ये काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए डायग्राम भी बनाने पड़े, बाद में डायग्राम भी बनाना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे निकालते हैं। समझ में आया? सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ क्या लिखूं बोलो? हाफ, इसका मास कितना है? 1 kg, तो इंटू 1 इंटू 8 का स्क्वायर लिखूं या 10 का स्क्वायर लिखूं? 8। हाँ, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिख रहे हैं। प्लस हाफ इंटू 4, इसकी 0 है या नहीं है सेंटर मास के रिस्पेक्ट में? 0 का स्क्वायर लिखूं या 2 का स्क्वायर लिखूं? 2 का स्क्वायर 2. इज इक्वल टू mgh। mgh किसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है? 1 kg की या 4 kg की? 1 kg चढ़ रहा है ना ऊपर, तो 1 इंटू 10 इंटू h, तो ये कितना हुआ? 8 का स्क्वायर 64/2 32 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 2 8 इज इक्वल टू 10h। तो देखो h इज इक्वल टू वही आ गया 4 मीटर। समझ में आया? समझ में आया? एक ही इक्वेशन में आया। अब देखो मेन काम है कि ये काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, मैं बताता हूँ। डायरेक्ट ये सब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेंटर मास फ्रेम में बैठ के डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बट तुम्हें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने पूरा बना के सिखाया। समझ में आया क्या? सर एक बार वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट वाला एक और बार बता दो ना। हाँ, देखो इन सेंटर मास फ्रेम, सेंटर मास पर बैठ गए आप, तो सेंटर मास के रिस्पेक्ट में ये वाली स्पीड 10 की जगह 8, क्योंकि सेंटर मास 2 से चल रहा है इधर ग्राउंड में देखो, और ये 10 से चल रहा है, तो 2 के इसके रिस्पेक्ट में 8 से चल रहा होगा। ये 2 से जा रहा है और वो 8 से 10 से आ रहा था, तो इसके रिस्पेक्ट में 8 से आ रहा होगा, रिलेटिव मोशन है ना। और ये वाला ब्लॉक 2 से इधर आ रहा होगा। हाँ सर। आया क्या? यस। तो इनके पास इनिशियली कोई काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है कि नहीं है? वो कितनी है? वो मैंने निकाल ली, ये है इतनी काइनेटिक एनर्जी इनके पास, 40 जूल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास है 40 जूल। ठीक है, 32 + 8 40 जूल।
फाइनली देखो सेंटर ग्राउंड फ्रेम में देखो सेंटर मास 2 से चल रहा था और ये दोनों भी 2 से चल रहे थे, तो फाइनली सेंटर मास के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर आ जाएंगे। यस सर। आएंगे कि नहीं आएंगे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो सब 2 से चल रहे हैं, बट सेंटर मास के रिस्पेक्ट में सेंटर मास भी 2 से चल रहा है, दोनों ब्लॉक भी 2 से चल रहे हैं, तो रेस्ट पर हो गए ना। सो फाइनली ये कंसेप्ट याद रखना है आपको। अभी तो हमने डायग्राम में देख के मैंने तो ऐसे समझाया कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो और फिर इसके रिस्पेक्ट में देखो, तो तुम्हें समझ में आ गया अच्छा रेस्ट पर है। अब तुम्हें फाइनली माइंड में फिट कर लेना है, फाइनली माइंड में फिट कर लेना है क्या, कि जब भी ऐसा होता है तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम 0 हो जाती है। मींस पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आया क्या? यस देखो हो गई ना यहाँ पे सेंटर मास के रिस्पेक्ट में इनिशियल में जो काइनेटिक एनर्जी थी 40 जूल, वो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हुई या नहीं हुई? हुई। लिखो। तो अब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देख के, जैसे ये क्वेश्चन आया था मेरे पास, तो हम इतने डायग्राम थोड़ा ना बनाएंगे। ये क्वेश्चन आया था ये, तो डायरेक्ट देख के हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी निकालनी आनी चाहिए। लिखा ना मैंने, वी नीड टू लर्न कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड देन इक्वेट इट टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। समझ में आया क्या? तो ये जो हम निकालते हैं इसके लिए एक कंसेप्ट है डायरेक्ट निकालने का, ठीक है। अभी तो हमने पूरा डायग्राम बना के निकाला, समझ में आया क्या? फिर आया 40 जूल। अब मैं डायरेक्ट निकालना सिखाता हूं, तो मैं डायरेक्ट ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी दी है उससे निकाल सकते हैं, और इससे इजी क्या हो जाएगा फिर। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? नाम है, बस नाम में क्या रखा है लिख लो, रिड्यूस्ड मास कंसेप्ट। ये किस लिए यूज होता है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। समझ में आया क्या? ताकि इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर देंगे। आया समझ में? यस सर। तो इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट तुम्हें याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो होता है इज इक्वल टू होता है हाफ म्यू वी स्क्वायर। क्या होता है? फिर से लिखता हूं मैं, हाफ म्यू वी स्क्वायर। जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, वैसे ये याद रखना इजी है कि नहीं? म्यू क्या होता है भी बताता हूँ। फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी जैसा ही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? हाफ म्यू वी स्क्वायर। और म्यू इज, म्यू कैसे निकालेंगे? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। ये लिख लिया पूरा, हटा दूं? नो। हो गया?
Yes, sir. तो अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, देखो ये रिड्यूस्ड मास से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, फिर फाइनली उसको किसके इक्वल करना है, फाइनली किसके इक्वल करना है, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। सो सबसे पहले जब भी हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा, है ना, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, वो ये फॉर्मूला है, फिर एंड फाइनली इक्वेट इट टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ ग्रेविटेशनल होती है क्या, No. स्प्रिंग वाली भी होती है, स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में भी यही करना रहेगा सेम। जैसे इसमें तो किस काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल वाली, स्प्रिंग वाले में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है उसके साथ इसको इक्वल करना है, समझ में आया। अब देखो ये वाला फॉर्मूले से मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। अगर तुम्हें मान लो एक क्वेश्चन आता तो तुम कैसे अटेम्प्ट करते इसको, एक तो तरीका है ग्राउंड फ्रेम में निकाला, दो इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, समझ में आया क्या, समझ में आया। एक तरीका है हाफ रिड्यूस मास वाला, हाफ म्यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। किसी क्वेश्चन में तुम करोगे हाफ म्यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में ये करोगे, समझ में आया। यस हाँ वो वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे। अभी इसमें क्या करोगे, ये हाफ म्यू वी स्क्वायर क्या है, व्हाट इज दिस, दिस काइनेटिक एनर्जी with respect to center of mass, kinetic energy of system with respect to center mass, फाइनली किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आया। हाँ अब म्यू कितना है, m1 m2 इंटू m1 प्लस m2, तो 1 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 4 कितना आया, 4/5 आया समझ में। यस सर। ये यहाँ पुट कर दो, देखो कितना इजी, ये टफ क्वेश्चन है, इससे कितना इजीली हो गया। सो हाफ इंटू 4/5 इंटू वी स्क्वायर, वी कितना है यहाँ पे 10, समझ में आया, आया समझ में। ये 10 ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाला रखना है। क्वेश्चन में दोनों चल रहे होंगे तब क्या करना है वो मैं तब बताऊंगा। किसी क्वेश्चन में दोनों चल रहे होंगे, आया क्या समझ में, इनिशियली दोनों चल रहे होंगे तो यहाँ पे v क्या पुट करना है, ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पुट करना है। v इसकी ब्लॉक की वेलोसिटी इनिशियली इसके पास थी ना, सो 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 इज इक्वल टू mgh, किसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है 1 kg की, तो 1 इंटू g इंटू 10 h। तो देखो ये कितना आया, देखो 40 के इक्वल ही आ रहा होगा, कैलकुलेट करो। Yes. कट हो गया टाइम। 40 के इक्वल ही आ रहा है ना, तो देखो h कितना आया, यस सर यस 4 मीटर। हमने 3 तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया, फर्स्ट ग्राउंड फ्रेम में किया, फिर सेंटर मास फ्रेम में हमने बहुत सोच के इमेजिनेशन करके पूरा डायग्राम बना के किया, और एक फिर ये लास्ट, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। स्टेप क्वेश्चन। सर आपने इसमें वेलोसिटी 10 क्यों लिया? इसमें देखो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लेनी है, ये तरीका, ये फॉर्मूला है, तुम्हें याद रखना है। अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं। किसके रिस्पेक्ट में लेनी है इसमें वेलोसिटी? ग्राउंड। हाँ अभी मैं इस फॉर्मूले को मैं अपडेट करूंगा। अभी ये इस क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला चल रहा है, इसका फाइनल फॉर्मूला मैं लिखूंगा
यही लिख लो, चलो हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर, ये लिखना है। रिलेटिव मतलब 4 kg के रिस्पेक्ट में 1 की वेलोसिटी, मतलब एक ब्लॉक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी लिखनी है यहाँ पे। तो अभी इसकी वेलोसिटी 0 है इनिशियली, इसकी 10 है, तो वी रिलेटिव कितना आएगा? 10. 10 ही आएगा ना, तो 10 ही पुट करना है यहाँ पे। समझ में आया? ये शॉर्ट ट्रिक है काइनेटिक एनर्जी निकालने की। आया समझ में? यस सर। चलो Yes, एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं। sir. इसमें भी ये पूछा है हमसे, फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ 1 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक ऑन 4 kg ब्लॉक। इस बार दोनों चल रहे हैं, इस बार ये दोनों ब्लॉक चल रहे हैं। समझ में आया क्या? निकालो कितना ऊपर तक जाएगा। 1 मिनट से कम टाइम में आंसर आना चाहिए। तो 20 से चल रहा है क्या ब्लॉक? हाँ वो 20 से चल रहा है और ये 8 से चल रहा है। आ गया? आ जाना चाहिए अब तो। यही कंसेप्ट लगाएंगे हम, रिड्यूस मास कंसेप्ट। यहां पे चाहो तो लिख लो वी रिलेटिव का स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट की इसमें, म्यू कितना आया? म्यू कितना आया? 8/6. 2 इंटू 4/2 + 4, मतलब 8/6, मतलब 4/3। तो पुट करो हाफ इंटू 4/3। वी रिलेटिव कितना है बताओ? 12। 12। वी रिलेटिव मतलब दोनों की स्पीड का डिफरेंस बताना है हमें, दोनों की स्पीड का डिफरेंस। तो पहले दोनों की स्पीड का डिफरेंस 10 ही था, यहां पर कितना है? 20 - 8 का स्क्वायर। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. तो देखो कुछ भी डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ रही है क्या? जो क्वेश्चन में गिवन है उसी से हो रहा है सोल्व। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. इक्वल टू mg 2 इंटू 10 इंटू h। सोल्व कर लो अब इसको। ये 2 से 2 टाइम्स, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये 1/3 इंटू 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 10h। तो 12 3 से ये कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, 12 इंटू 4 48। तो h आया 48/10, मतलब 4.8 मीटर। ये आया क्या? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो समझ में आया कितना इजी है ऐसे सोल्व करना? हाँ सर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन स्प्रिंग वाले भी आते हैं, तो एक स्प्रिंग वाला भी करेंगे।
हटा दूं पूरा? No, sir. जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एक ब्लॉक चल रहा था, एक एक के ऊपर एक ऐसे, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। अब इसमें क्या है, देखो दो दो ब्लॉक है, अगेन इसमें भी दो ब्लॉक है, वैसा ही क्वेश्चन है, कंसेप्ट वगैरह सब सेम लगेंगे। जैसे एक ये ब्लॉक है, मान लो ये 2 kg का ब्लॉक है, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ये 3 kg का ब्लॉक है। समझ में आया? और ये मान लो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कितने से चल रहा है? 20 से। ठीक है, इसकी के की वैल्यू गिवन है, स्प्रिंग की मान लो 10 न्यूटन पर मीटर। चलो सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन तो क्या पूछा है मैं बाद में पूछूंगा। सबसे पहले मुझे बताओ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। बताओ जल्दी से, विदाउट पेन आंसर आना चाहिए। एक ब्लॉक रेस्ट पर है और दूसरे को 20 मीटर पर सेकंड से छोड़ दिया ऐसे स्पीड देके, बताओ क्या होगा? सेंटर मास भी रेस्ट पर है क्या? अरे सेंटर मास की वेलोसिटी बताओ ना। 4 4। मुझे बताओ सिस्टम मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना है? 3 × 20 + 2 × 0, m1v1 + m2v2। अरे यार बोलो ना, नहीं आ रहा है क्या समझ में? हाँ सर। yes sir तो कितना आया? 60। 60 4 थोड़ा ना आएगा। फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या होता है? मोमेंटम ऑफ सिस्टम अपॉन मास ऑफ सिस्टम। तो 60 अपॉन टोटल मास कितना है? कितना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास? 12 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? यस यस ये सब सिंपल क्वेश्चन तो बिना पेन के आने चाहिए आंसर। ठीक है, हाँ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से बता दूं आंसर, मैं दोनों बताऊंगा, बड़ा मेथड भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकाल दूं या पहले बड़ा मेथड बताऊं? जल्दी से बोलो क्या करना है पहले। बड़ा वाला पहले बड़ा पहले बड़ा वाला फिर बाद में वाला मेथड। पहले बड़ा मेथड समझो। देखो हमसे क्या पूछा है, फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। सबसे पहले तो इमेजिन करो कि एलोंगेशन होगा कि नहीं होगा। करो इमेजिनेशन, जितना लगा सकते हो अपने दिमाग में। सोचो इसको क्या हो रहा है, एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक इधर है, इस पे दूसरा उधर जा रहा है, तो स्प्रिंग लंबी होगी कि नहीं होगी? होगी। इमेजिनेशन के अंदर सामने दिख रहा है ना, स्प्रिंग लंबी होगी। हाँ, अब देखो स्प्रिंग अगर लंबी होगी, इसमें क्या हो रहा है वो समझा रहा हूँ मैं। आंसर तो तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक से आ जाएगा डायरेक्ट, सब समझने का ट्राई करो, लेकिन कभी कभी कंसेप्ट भी लगाना पड़ता है। तो क्या होगा कि ये स्प्रिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मुझे बताओ स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा? स्प्रिंग जैसे एलोंगेट होती है तो फोर्स लगाती अंदर की तरफ लगाएगी, दोनों पर, इस पर लगाएगी, इस पर आगे लगाएगी। समझ में आया क्या? यस सर। तो ये इधर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी को कम करेगी।
अरे वो आगे जा रहा है, उस पे पीछे फोर्स लग रहा है, तो कम डिक्रीज होगी ना इसकी वेलोसिटी, तो ये Yes, sir. और इसकी वेलोसिटी, अभी ये इसकी वेलोसिटी 0 थी, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी स्प्रिंग। समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और इसकी कम हो रही है। स्प्रिंग की लेंथ कब तक बढ़ेगी? कब तक लेंथ बढ़ेगी? मैक्सिमम इलोंगेशन मतलब कब तक लेंथ स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी? जब तक दोनों की वेलोसिटी इक्वल ना हो जाए। हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल इंक्रीज, क्योंकि जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी फिर लेंथ बढ़ना बंद हो जाएगी ना, वही मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। Yes, sir. विल बोथ हैव इक्वल वेलोसिटी। और ऐसा होगा भी सही, क्योंकि एक की कम हो रही है और एक की बढ़ रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक की कम होते 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 और एक की बढ़ते 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 इक्वल हो जाएगी, है ना? हाँ सर। समझ में आया क्या? इसकी 20 से कम होते 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 और उसकी 0 से बढ़ते 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 किसी ना किसी वेलोसिटी पे इक्वल हो जाएगी। तो फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली क्या हो जाएगा? दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो दोनों की वेलोसिटी को मैं v लिख लूं। ये भी v। समझ में आया? हाँ, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। फाइनल मोमेंटम कितना है? 2 इंटू वी प्लस 3 इंटू वी इज इक्वल टू 5v, है कि नहीं है? इसका मास है 2, तो 2v इसका, और इसका मास है 3, तो 3v इसका, है कि नहीं है? Yes sir. Yes. Yes, sir. तो कितना हो जाएगा? p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल अगर मैं लिखूं तो v कितना आएगा? 12 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? समझ में आया क्या? Yes sir. जब मैक्सिमम एलोंगेशन होगा तब दोनों की स्पीड 12 हो जाएगी, और 12 हमने निकाला था किसकी आई थी? सेंटर ऑफ मास। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो ऐसा ही होता कि जब वो पूरा मैक्सिमम ऊपर तक चला गया था तब उन दोनों की स्पीड सेंटर मास के इक्वल हो गई थी। इधर देखो, अगर मैं सेंटर मास तुम्हें इमेजिन करवाऊं तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली भी 12 से चल रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है, और फाइनली भी सेंटर ऑफ मास 12 से ही चल रहा है। सेंटर मास तो कांस्टेंट है ना, सेंटर मास की वेलोसिटी तो क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या? No sir. No sir. हमने मोमेंटम कंजर्व किया है, इनिशियल भी 60 है, फाइनल भी 60 है, तो इसलिए तो v 12 आ रहा है। ऐड करके देख लो, देखो इसका मोमेंटम 3 इंटू 12 36, इसका मोमेंटम 2 इंटू 12 24, 24 प्लस 36 कितना आ रहा है? 60। कांस्टेंट है 60. मोमेंटम, मोमेंटम कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास भी कांस्टेंट है। तो अब देखो ये सेंटर मास पर बैठकर अगर तुम देखोगे तो फाइनली देखो, सेंटर मास पर अगर तुम बैठकर देखोगे तो फाइनली ये रुक गया ना, रेस्ट पर आ गया ना। Yes sir. तो यहाँ पर भी तो वही बात हो रही है कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। हुई कि नहीं हुई? Yes sir. तो कहाँ चली गई काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में? Spring potential energy. स्प्रिंग की Potential energy. एलोंगेट हो गई ना। मान लो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ इतनी थी, यहाँ से ये एक्स एलोंगेट हो गई, एक्स इसमें कंप्रेशन आ गया, एलोंगेशन आ गया। तो हमें करना तो अल्टीमेटली यही है ना। समझ में आया क्या? Yes sir. एक तरीका तो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखने का, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बता देता हूँ। पहले ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में बता देता हूँ, बड़ा वाला मेथड जो तुमने बोला ना सर, पहले बड़ा वाला बताओ, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैंने सबकी वेलोसिटी निकाली, इसकी 12 इसकी 12, ठीक है। तो ये इनिशियल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और ये फाइनल, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो तुम्हें लिख दूंगा मैं, बट
पहले सेंटर मास के रिस्पेक्ट में भी यहीं पे समझ लो कि सेंटर मास के रिस्पेक्ट में जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी वो फाइनली देखो जीरो हो गई है। दिख रहा है ग्राउंड में, ये डायग्राम में दिख रहा है क्या सबको? सेंटर मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी हाँ है? सर, जीरो है, इसकी भी जीरो है और इसकी भी जीरो है सेंटर मास के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं है? यस सर। तो सेंटर मास के रिस्पेक्ट में जो पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी की पूरी जीरो हो गई। किसमें चले गई? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहाँ पे हाफ म्यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh लिखेंगे, हाफ म्यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर लिखेंगे। बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे? हाफ के हाफ kx स्क्वायर। समझ में आया क्या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी? तो अब पहले विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सोल्व कर लेते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक लगा लेंगे। ठीक है, सो u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पहले मैंने मोमेंटम कंजर्व करवाया, ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करो तो करना पड़ता है। शॉर्ट ट्रिक में ये सब कुछ नहीं लिखना। समझ में आया क्या? हमने लिखा ना द लेंथ ऑफ स्प्रिंग हाँ, सर। स्टिल both will have equal velocity which is equal to 12 मीटर पर सेकंड। ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए सब लिख रहा हूं मैं। शॉर्ट ट्रिक से करता तो एक स्टेप में आंसर आता। समझ में आया क्या? सो इनिशियली दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कौन सी लिखेंगे, स्प्रिंग की या ग्रेविटेशनल? स्प्रिंग। हाँ, तो इनिशियली तो नेचुरल लेंथ पर थी स्प्रिंग, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है। काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास, उसकी जीरो थी, तो हाफ इंटू 3 इंटू 20 इंटू 20। समझ में आया? यस समझ में सर। आया क्या? यस सर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ kx स्क्वायर, ये हो जाएगी ना। तो k की वैल्यू पुट कर दूं, k की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों की स्पीड पुट करनी है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं मैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हुई है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? यस सर। जीरो किसके रिस्पेक्ट में हो जाती है? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। मैं यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ऐसे मिक्स मत कर देना क्वेश्चन को। ठीक है, सो क्या लिखूंगा? रुको, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा? हाफ इंटू 2 इंटू 12 का स्क्वायर मतलब 144 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 12 का स्क्वायर मतलब 144। समझ में आया? अब इसको सोल्व करना है, तो 2 से 10 टाइम्स, तो इधर कितना बचेगा? 600। ठीक है, इधर कितना बचा? 200 इंटू 3 600। ये 2 से 5 टाइम्स, तो इधर कितना बचा? 5x स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल 144, और ये 2 से 72 टाइम्स, तो प्लस 144 प्लस 72 इंटू 3 कितना होगा? 216 होगा क्या? 216। तो 144 प्लस 216 कितना हुआ? 210 प्लस 150 360 हुआ क्या? 360 इधर जाएगा तो क्या बचेगा? 240। तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 240, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 240 बाई 5 मतलब 48, तो x आया √48 मीटर। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. मतलब 4√3। तो ये तो लॉन्ग वाला मेथड हो गया। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा होता फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन और कंप्रेशन, तो स्प्रिंग एलोंग, देखो स्प्रिंग कैसे मोशन करेगी, ऐसे ऐसे चल भी रही है और ऐसे एलोंगेट कंप्रेशन भी हो रहा है। इसका मोशन कैसे हो रहा है?
ये ऐसे पूरा आगे भी बढ़ रहा है पूरा सिस्टम, सेंटर मास इधर चल रहा है ना, पूरा सिस्टम भी इधर चल रहा है, और साथ साथ ये ऐसे एलोंगेशन कंप्रेशन ऐसे भी कर रहे हैं, ऐसे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आया क्या? ये स्प्रिंग पूरा मैक्सिमम होने के बाद क्या होगा? ये फाइनली हमने लिखा ना, यहाँ रुक थोड़ी ना गई है, उसके बाद ये क्या होगा, अब ये मैक्सिमम एलोंगेशन के बाद अभी अंदर आएगी नेचुरल लेंथ पे, फिर कंप्रेस होगी, तो मैक्सिमम कंप्रेशन भी ये आएगा। समझ में आया क्या? यस सर। तो आपसे इलोंगेशन पूछा जाए कंप्रेशन, आंसर ये आएगा मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन। तो इनका मोशन ऐसे होगा, ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे 12 मीटर पर सेकंड से। किसी ने शॉर्ट ट्रिक से निकाला क्या ये आंसर सेम? शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, लिख लिया क्या सबने? Yes, sir. बाय रिड्यूस मास कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक इज बाय रिड्यूस मास। रिड्यूस मास से हम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करते हैं और उसको किसके इक्वल कर देते हैं? पोटेंशियल तो एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी Potential हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ पर म्यू कितना आएगा? 2 into 3 upon 2 plus 3, 8/5, सॉरी 6/5, ये आएगा ना? तो हाफ इंटू Yes, sir, वही आ रहा 6/5, है। वी रिलेटिव कितना है? 20। टी ना, वी रिलेटिव मतलब दोनों की स्पीड का डिफरेंस। ग्राउंड में देखना है, जब हम ये मेथड लगाते हैं तब ये सब भूल जाओ, ये कुछ नहीं करना। समझ में आया? अब सिर्फ क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को, ठीक है? भूल जाओ सेंटर मास कितने से चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखो बस। इंटू वी रिलेटिव कितना है? 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20 इज इक्वल टू हाफ, के कितना है? 10 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है? सो ये हाफ से ये हाफ कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 5 से ये 4 टाइम्स, तो कितना बचा? 6 इंटू 4, 24 इंटू 2, 48, तो एक्स आ गया ना √48। समझ में आया क्या? Yes. हाँ, तो ये शॉर्ट मेथड है। चाहो तो एक क्वेश्चन और कर लो सेम ऐसा स्प्रिंग का, एक और दूं? ये 10 kg, एक 5 kg, ये मान लो जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड, और ये जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड के, अगेन 10 न्यूटन पर मीटर। हमसे ही पूछा है फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन। क्या पूछा है? फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन या कंप्रेशन, दोनों का आंसर सेम आएगा। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगाओगे या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करना है? शॉर्ट ट्रिक सर। Short trick. बट एक बार ये सब क्लास के बाद खुद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी करके देखना है, ये सब कंसेप्ट है, आगे काम में आएंगे। ऐसा नहीं मैंने शॉर्ट ट्रिक लगा दिया तो तुम उससे सोल्व करते जा रहे हो, ये सब जगह काम में आते हैं कंसेप्ट। ठीक है? इमेजिनेशन जो हमने की है ना अभी तक, क्या आंसर आया?
आ गया आंसर? और रूट 14.2 ऐसा। ओके, म्यू कितना आया? 50/50। म्यू 10/3. 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5, 10/3। ये रिड्यूस मास आ गया, तो क्या लिखेंगे हम? हाफ इंटू म्यू 10/3 इंटू वी रिलेटिव कितना है? 20. 20. 20। 20 इंटू 20 इज इक्वल टू हाफ। के कितना है? 10 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? 400/3, है ना? तो x आएगा 20/√3। ये आंसर समझ में आया क्या? Yes, हाँ sir. सर। यही मैक्सिमम एलोंगेशन भी है, ये मैक्सिमम कंप्रेशन भी है। आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द स्पीड, अब देखो ये क्वेश्चन में तो शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी। आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द स्पीड एट मैक्सिमम एलोंगेशन, बताओ क्या स्पीड है एट मैक्सिमम एलोंगेशन? वहां पे शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, वहां पे कंसेप्ट लगेंगे। बताओ मैक्सिमम एलोंगेशन पर दोनों की स्पीड कितनी है? मैंने क्या पूछा? ऑल्सो फाइंड आउट स्पीड ऑफ both the blocks at maximum elongation। तो अगर तुम्हें कंसेप्ट पता हो, या तो मोमेंटम कंजर्वेशन करके लगा लो कि सर मैक्सिमम एलोंगेशन पे दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी, एक की कम हो रही है एक की बढ़ रही है। कब तक लेंथ बढ़ेगी? जब तक दोनों की स्पीड इक्वल नहीं हो जाती। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. तो मोमेंटम कंजर्वेशन में दोनों की फाइनली स्पीड, दोनों की वी पुट कर दो, वी आ जाएगा, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल कर दो। या फिर एक और कंसेप्ट मैंने बताया कि एट मैक्सिमम एलोंगेशन या फिर मैक्सिमम हाइट पर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है ना? हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है मतलब विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दोनों की स्पीड जीरो हो जाती है, मतलब दोनों की स्पीड सेंटर ऑफ मास के इक्वल हो जाती है। समझ में आया? Yes, sir. तो सेंटर मास की वेलोसिटी कितनी है वो निकाल लो। 110/3. 10 इंटू 30 प्लस 5 इंटू 50 अपॉन m1v1 प्लस m2v2, मतलब ये तो मोमेंटम हो गया, अपॉन टोटल मास 15। कितना आएगा? 300 प्लस 250, 550/15, मतलब 1110/3। ये आया क्या? यही ना? Yes, sir. यही इसका आंसर है, 1110/3। दोनों की इतनी हो जाएगी। समझ में आया? हाँ सर। Yes. तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? फाइंड आउट द स्पीड एट मैक्सिमम एलोंगेशन, फाइंड आउट द मैक्सिमम एलोंगेशन, फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन। समझ में आया? Yes, sir. लिख लो, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज कॉलेज है कुछ बच्चों का।